भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत जो कंपनी पर पहला नियंत्रण स्थापित किया गया है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी में से रहेंगे। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य प्लस 3 अन्य जज थे। कितने जज थे? एक मुख्य जज थे और 3 अन्य जज थे। एक जो मुख्य थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। उनका क्या नाम था? एलिजा इम्पे। प्लस 3 जो अन्य जज थे उनका नाम के लिए कोडिंग हमने बनाया है HCL। एच से हो गया आपका हाइट, सी से हो गया चेम्बर्स और एल से हो गया लिमिस्टेयर। ये 3 जज जो है सुप्रीम कोर्ट में थे, एक मुख्य और 3 जज। याद रखिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का, यह अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। इसमें अंतिम रूप से अपील नहीं होती थी। अपील करने के लिए ब्रिटेन में स्थित एक प्रीवी काउंसिल था। क्या था? प्रीवी काउंसिल था, जो कि ब्रिटेन की संसद का सर्वोच्च सदन था। वहां पर अंतिम रूप से अपील कर सकते थे। ये तो हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर। अब बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर की पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल बनाया गया। अर्थात बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। ये हो गए बंगाल के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल। इनकी सहायता के लिए शासन कार्यों में वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारिणी का गठन किया गया। इनकी मदद से गवर्नर जनरल शासन करता था बंगाल में। प्लस बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यहाँ के जो गवर्नर थे बंबई और मद्रास के, वो किसके अधीन हो गए? इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 24 सदस्य थे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सभी कार्यों की जानकारी रखता था। प्लस ये कहाँ स्थित था? तो ये बंबई में, लंदन में स्थित था। लंदन में इसका वर्क कहाँ से होता था? तो लंदन में होता था। तो ये आपने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें याद रखिएगा, कंपनी के जो कार्य थे उसको 2 भागों में बांटा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 1773 के एक्ट में गठित की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको कंपनी के व्यापारिक कार्यों को दे दिया गया। कंपनी के जो भी व्यापार संबंधी कार्य होते थे उस पर निर्णय कौन लेता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता था। प्लस एक और संस्था गठित की गई, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम था उसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये 6 सदस्यीय था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय था। ये भी कहाँ स्थित था? तो ये भी जो आपका जो है इंग्लैंड में स्थित था। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के राजनीतिक मामले
कंपनी के राजनीतिक मामले को दिया गया, अर्थात लड़ाई झगड़ा संधि समझौते संबंधित जो भी मैटर होता था उसमें अंतिम निर्णय किसका होता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और एक एक्ट अब हम लोग और पढ़ चुके हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस वीडियो में उसके आगे का जो भी एक्ट आए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम में मुख्य बातें ये थी कि ये अधिनियम मुख्यतः व्यक्ति विशेष के लिए लाया गया था। व्यक्ति विशेष कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम होता है तो उस समय ब्रिटेन के जो सेनापति थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन उनके साथ ट्रेजेडी ये हुई थी कि वे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध हार गए थे। युद्ध हारने के बाद उनको भारत भेजा गया। तो भारत वो आए तो यहाँ गवर्नर जनरल के रूप में इनको आना था। आने से पहले इन्होंने शासन के समझ कुछ शर्तें रखी कि मैं अमेरिका में मुख्य सेनापति के रूप में रहा था, अतः मुझे भारत में भी मुख्य सेनापति की पोस्ट दी जाए और मुझे यहाँ वीटो का अधिकार भी दिया जाए। जो भी निर्णय गवर्नर जनरल द्वारा लिए जाते हैं उसमें गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ाते हुए वीटो की पावर भी दी जाए, ये उनकी शर्त थी। प्लस इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की जो पावर रहती है वही पावर मुझको मिले। ये 1786 का अधिनियम था। ये मुख्यतः व्यक्ति विशेष यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया था। इनकी शर्तों को मान लिया गया। अब बात करते हैं 1793 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1793 का अधिनियम। देखिए 1793 के अधिनियम में मेन बात ये हुई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसकी स्थापना हुई थी 1784 के पिट्स एक्ट में, इसमें इस संस्था का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ये पहली बार था कि कोई संस्था ब्रिटेन में हो और उसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जा रहा हो। कहीं ना कहीं भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा था। प्लस इस एक्ट द्वारा कंपनी के लाइसेंस को 20 साल की वृद्धि की गई। कंपनी के लाइसेंस में कितने साल की वृद्धि की गई? अब देखिए यहाँ हम ये समझ लेते हैं, जो भी कंपनी की लाइसेंस की अवधि बढ़ाई गई है वो एक जगह समझ लेते हैं। देखिए 1773 में पहला एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा पहला एक्ट आता है 1773 में। इसकी लाइसेंस अवधि बढ़ाई गई थी 20 साल के लिए, यानी अगला जब लाइसेंस अवधि खत्म होगी इसकी कब होगी? 1793 में। 1793 में फिर इसमें 20 साल लाइसेंस की अवधि बढ़ाई गई। ठीक है, फिर देखिए ये 20 साल की अवधि कब खत्म होगी? 1813 में। 1813 में जब खत्म होगी तभी इसको पुनः रिन्यूअल कर दिया जाएगा, यानी 20 साल फिर बढ़ा दिया जाएगा। तो ये 20 साल बढ़ के कितना हो गया? 1833 हो जाता है। 1833 में 20 साल की अवधि खत्म हो रही होती है, इसलिए इसको पुनः बढ़ाया जाएगा। तो ये कब तक बढ़ गया? 1853 तक। 1853 के बाद कंपनी के लाइसेंस को नहीं बढ़ाया गया। और आप लोग जानते हैं कि उसी दौरान 4 साल बाद स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है और कंपनी के सभी अधिकार खत्म करके यहाँ का शासन व्यवस्था ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली जाती है। ये तो हमने बात कर ली कंपनी के जो लाइसेंस बढ़ा हुआ है टाइम पीरियड की। अब हम लोग पुनः एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट में मुख्य प्रावधान ये थे, देखिए इसमें क्या था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन उसमें 2 चीजें रहने दी गई। पहला, चाय का व्यापार, यानी कंपनी चाय का व्यापार कर सकती थी, प्लस चीन के साथ व्यापार विशेष कर सकती थी। ये दोनों चीजें कंपनी के हक में रहने दी गई। अन्य सभी व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए, यानी आंशिक रूप से व्यापारिक अधिकार इनका खत्म यहाँ हुआ था। फिर बात करते हैं अगले तत्व की। तो इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियाँ भारत आईं। ईसाई मिशनरियाँ भारत धर्म प्रचार करने के लिए आई। उन्होंने जगह जगह धर्म विभाग की स्थापना की।
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ईसाई मिशनरियाँ सर्वप्रथम कब भारत आई, किस एक्ट द्वारा? तो 1813 के एक्ट में ये प्रावधान था, उसी के तहत ये भारत आई। फिर भारत में सर्वप्रथम शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया सेशन किया गया था। किस एक्ट के तहत? ये 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था, 1 लाख रुपए। फिर 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के लाइसेंस की अवधि भी खत्म हो रही थी, तो इसको पुनः 20 साल के रिन्यूअल कर दिया गया। ठीक है। संवैधानिक विकास के क्रम में इससे पहले हम लोग 1813 का एक्ट पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आइए अब पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए थे ब्रिटेन की सरकार द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी पोस्ट का नाम चेंज करके उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इस पोस्ट का नाम चेंज करते ही भारत में एकात्मक शासन की नींव पड़ी, एकात्मक शासन की नींव पड़ी। और भारत के गवर्नर जनरल पर पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक था। पहला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट के तहत भारत में पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का जो भी व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। और याद रखिए, जो चौथा सदस्य नियुक्त हैं उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ही एक विधि आयोग की स्थापना अपनी अध्यक्षता में की, जिसमें 20 सदस्य थे। विधि आयोग द्वारा 1861 का जो आईपीसी था वो तैयार किया गया, लॉर्ड मैकाले उसमें अध्यक्षता किए थे। अगला देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को 1843 में नियम 5 के तहत समाप्त किया गया। फिर इसमें लास्ट जो प्रोसीजर था, कंपनी का लाइसेंस की अवधि खत्म हो रही थी, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब देखिए, आज का संविधान का टॉपिक है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 थी उसको घटाकर 18 कर दी गई। पहला पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई। किस एक्ट के तहत? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा पॉइंट है, कंपनी पर नियंत्रण का ये अंतिम अधिनियम था। कंपनी पर नियंत्रण का ये अंतिम अधिनियम था, वो इसलिए था क्योंकि 1857 का फिर इसके आगे स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है और 1858 के एक्ट के तहत ब्रिटिश सम्राट द्वारा कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है, इसलिए इसको कंपनी का अंतिम अधिनियम कहा जाता है, 1853 का चार्टर एक्ट। अब बात करते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? कार्यपालिका का विधायिका से पृथक्करण किया गया। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि कार्यपालिका का विधायिका से पृथक्करण किस एक्ट के तहत किया गया, तो ये होगा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो चौथा सदस्य विधि सदस्य था उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पहले वो पूर्ण सदस्य नहीं होता था, वो केवल नियम विधि बनाते के समय ही वहाँ मौजूद होता था, बाकी शासन के कार्यों में के लिए वो कमेटी में नहीं बैठता था। लेकिन अब क्या किया गया? इसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया, प्लस वो कार्यकारिणी में अब मतदान भी कर सकता था। यानी जो निर्णय गवर्नर जनरल के बहुमत से लिए जाते थे उसमें इसको पूर्ण मतदान का अधिकार दे दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ये भी प्रावधान किया गया कि अब सिविल सेवा परीक्षा जो कि ब्रिटेन में ही होती थी, इसका आयोजन अब भारत में भी किया जाएगा। ये भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसीजर था। ठीक।
आज के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है सम्राट के अधीन भारत का शासन, और इसमें भी आज हमको एक्ट पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, इससे पहले की पृष्ठभूमि आप जानते ही हैं कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हो गया था, और स्वतंत्रता संग्राम होने के कारण ब्रिटेन के सम्राट को ये लगा कि कंपनी यहाँ अच्छे से शासन नहीं कर पा रही। कंपनी को ब्रिटेन के सम्राट द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया, और उचित जवाब न मिलने पर सम्राट ने यहाँ का शासन अपने हाथों में ले लिया, और इसके लिए एक एक्ट लाया 1858 का एक्ट। उसमें ये प्रावधान दिए गए थे। आइए बात करते हैं कि 1858 के एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे। 1858 के एक्ट के तहत पहले स्थापित 1773 में स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 1784 में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक, पहला ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस एक्ट द्वारा खत्म किए गए, तो 1858 के एक्ट द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं आप। फिर देखिए दूसरा क्या किया गया, यहाँ का जो शासन व्यवस्था है उसको चेंज किया गया। भारत में शासन के लिए ब्रिटेन के सम्राट ने भारत सचिव की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? भारत सचिव की नियुक्ति की। इसको भारत मंत्री भी कहते हैं। ये भारत मंत्री ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, और भारत में जो भी वर्क होता था उसके प्रति जवाबदेह होता था। यानी भारत संबंधित किसी भी मामले की पूछताछ सम्राट संसद में इसी से पूछता था। अब इस भारत सचिव की सहायता के लिए, शासन कार्य में सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। कितने सदस्यीय? तो 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। इसको इंडिया काउंसिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया काउंसिल। अब देखिए इसकी बात करते हैं, 15 सदस्यीय में 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे। कितने सदस्य? 8 सदस्य को डायरेक्ट सम्राट नियुक्त करता था, जबकि 7 सदस्य को एक निदेशक बोर्ड नियुक्त करता था। इस तरह कुल टोटल सदस्यों की संख्या भारत परिषद में 8 + 7 यानी 15 थी। ये था सिस्टम। और भारत के शासन के लिए गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नया पद सृजित किया गया, उसका नाम था वायसराय। भारत के पहले वायसराय जो बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये व्यवस्था यहाँ बनाई गई इसके संदर्भ में। अब देखिए जब ये एक्ट आया तो क्योंकि यहाँ जनता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया सम्राट का, तो एक घोषणा पत्र तैयार होता है। कब? 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग घोषणा पत्र लेके आते हैं। कहाँ? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। वो महारानी विक्टोरिया द्वारा जनता को दिया गया आश्वासन था। उसमें कितनी बातें थी? 2 बातें थी। उसमें 2 बातों में एक बात थी कि भारत पर प्रत्यक्ष सम्राट का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसमें यह सूचना दी गई थी कि अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ किसका नियंत्रण स्थापित हो गया है? तो ब्रिटेन के सम्राट का। अब यहाँ की जनता ब्रिटेन के सम्राट के अधीन हो गई है। उसकी जनता ब्रिटेन के सम्राट की जनता है। दूसरा जो पॉइंट था, देसी रियासतों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। इन्होंने, सम्राट ने ये आश्वासन दिया कि जो देसी रियासतें हैं, देसी राजा हैं, उनके धार्मिक मामलों में अब कंपनी को, अब जो सम्राट की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि इसका खामियाजा उनको 1857 के विद्रोह के रूप में मिल चुका था। ठीक है, संवैधानिक विकास के क्रम में अब हमको देखिए भारत शासन अधिनियम 1861 पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ चुके हैं। देखिए ये जो भारत शासन अधिनियम 1861 लाया गया था, ये विधि निर्माण के क्षेत्र में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लाया गया। अब स्थिति यहाँ की चेंज हो गई है। यहाँ का नियंत्रण किसको प्राप्त हो गया है? तो ब्रिटेन के सम्राट को। तो वो यहाँ नए नए रेगुलेशन ला रहे हैं, और उस रेगुलेशन में भारत के लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। उसी के तहत ये प्रावधान लाया गया है। तो पहला जो प्रावधान है ये देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी में सर्वप्रथम गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। जिस कार्यकारिणी की मदद से वायसराय कार्य करता था, उसमें सबसे पहले गैर सरकारी जो विशेषज्ञ होते थे उनकी नियुक्ति की गई। लेकिन यहाँ अंतर थोड़ा ये पड़ जाता है कि यहाँ केवल अभी अंग्रेजों को लिया गया है, अभी अंग्रेजों को लिया है तत्कालीन में, लेकिन बाद में इसमें भारतीय भी प्रविष्ट होंगे। अगली बात करते हैं,
कार्यकारिणी के सदस्यों को एक एक विभाग सौंपे गए। अब देखिए एक नया परिवर्तन उन्होंने किया, जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको विभाग, एक एक विभाग सौंप दिया इन्होंने। इस तरह से विभागीय प्रणाली का जन्म होता है। और जब विभागीय प्रणाली आएगी तो इसी में आपका मंडलात्मक सरकार प्लस उत्तरदायी सरकार का भी जन्म होगा। अर्थात ये जो कार्यकारिणी के मंत्री हैं या विभागाध्यक्ष हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। ठीक, ये दूसरा प्रावधान मैंने बता दिया आपको। फिर देखिए इसमें क्या किया गया, वायसराय द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए। मतलब वायसराय को ये अधिकार दिया गया कि वो प्रांतों में गवर्नरों को नियुक्त कर सकता है, प्लस नए प्रांतों का निर्माण भी कर सकता है, और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई। अध्यादेश की अवधि होती थी 6 माह। अध्यादेश क्या होता था? देखिए उस समय ये था कि गवर्नर जनरल जो होता था वो अपनी कार्यकारिणी की सलाह पर और बहुमत पर फैसले लिया करता था। लेकिन अगर कार्यकारिणी उपस्थित नहीं है, उसके सदस्य उपस्थित नहीं है और कोई विषम स्थिति पड़ गई, उस स्थिति में अध्यादेश के तहत गवर्नर जनरल कुछ निर्णय ले सकता था। उसी को अध्यादेश की श्रेणी में रखते हैं। फिर देखिए 1861 के अधिनियम द्वारा ही पहली बार 1862 में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न करता है कि किस एक्ट द्वारा मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा 1861 के एक्ट द्वारा। कब की गई? तो याद रखिए 1862 के एक्ट द्वारा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, जब यहाँ ब्रिटेन की महारानी का नियंत्रण स्थापित हुआ तो उसके बाद आईपीसी का निर्माण हुआ। तो जो ये आईपीसी का निर्माण हुआ है वो किस एक्ट के तहत हुआ है? 1861 के एक्ट के तहत हुआ है। ठीक है, संवैधानिक विकास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1892। यानी हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है? भारत शासन अधिनियम 1892 का एक्ट। इसमें मुख्यतः एग्जाम के में आने की दृष्टि से 2 ही प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पहला प्रावधान मैंने ये लिखा हुआ है। पहला प्रावधान क्या था? वार्षिक बजट पर सर्वप्रथम भारतीयों को बहस करने का अधिकार मिला। तो जो बजट आता था वार्षिक, उस पर बहस करने को सबसे पहले भारतीयों को अधिकार मिला है। किस एक्ट के तहत? 1892 के तहत। लेकिन इसमें पूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं मिला था। अब सवाल ये आता है कि पूरक प्रश्न क्या होता है? जैसे आपने एक प्रश्न किया और उस प्रश्न के बाद अगर उसी प्रश्न से रिलेटेड दूसरा प्रश्न करना है तो उसको पूरक प्रश्न कहते हैं। जैसे मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हैं, आपने बताया मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। फिर मैंने कहा कि इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा कि मैं फला थाने के करीब रहता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये पहले प्रश्न को पूरा करने वाला प्रश्न हो गया। यानी प्रश्न पे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से समझने के लिए उसे ही पूरक प्रश्न कहते हैं। तो इस एक्ट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था भारतीयों को, प्लस वोट डालने का भी अधिकार भारतीयों को नहीं प्राप्त हुआ था। हालांकि बाद के एक्ट में इनको ये सब अधिकार भी प्राप्त होंगे। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट तथ्य ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रांतों की विधायिका में कुछ सदस्य नगर पालिकाओं से, जिला बोर्डों से, विश्वविद्यालयों से व व्यापार मंडलों से मनोनीत किए जाने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत थी। अगर आपसे पूछे कि किस एक्ट के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है, तो वो रहेगा, आंसर क्या रहेगा कि 1892 एक्ट के तहत ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। इस एक्ट में मुख्यतः यही 2 तथ्य ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक, संवैधानिक विकास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1909। इसको मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। तो इसमें याद रखिए मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, जबकि लॉर्ड मार्ले कौन थे? तो भारत के सचिव थे। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, इन दोनों का नाम याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं कि 1909 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। इसमें पहला पॉइंट देखिए, धर्म के आधार पर सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। सबसे पहले धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई? तो 1909 के एक्ट के तहत हुई।
इसमें किसको धर्म के आधार पर दिया गया निर्वाचन? तो मुसलमानों को सर्वप्रथम दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये भारत के अलगाव के लिए इस एक्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसलिए मार्ले ने इसको हम विष के दांत बो रहे हैं ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया। अगला देखिए इसमें प्रोसीजर क्या हुआ। वार्षिक बजट पर भारतीयों द्वारा बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इसमें याद रखिए पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, इससे पहले वाले एक्ट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था, जबकि 1909 के एक्ट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन वोट डालने का अधिकार अभी भी भारतीयों को नहीं मिला हुआ था। अब बात करते हैं अगले प्रोसीजर की। इसमें क्या था, भारत परिषद में 2 भारतीयों को सर्वप्रथम नियुक्त की गई। भारत परिषद आपको याद होगा 1858 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल 15 सदस्य थे, जिसमें से पहली बार 2 भारतीयों की जो नियुक्त हुई है उनके नाम हैं केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें प्रोसीजर क्या हुआ। सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय की नियुक्ति की गई, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखिए ये शॉर्ट फॉर्म में भी एग्जाम में आता है, इसमें रहता है एसपी सिन्हा। ठीक है, ये आपका 1909 का एक्ट कंप्लीट हो गया। संवैधानिक विकास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इन लोगों ने ये सुधार यहाँ लाया था। अब इसमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये मॉन्टेग्यू कौन है और चेम्सफोर्ड कौन है। तो याद रखिए मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव की पोस्ट पर थे। किसकी पोस्ट पर? भारत सचिव के, जबकि चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। अब इस अधिनियम में जो विशेष बातें थी उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला मैंने यहाँ लिखा है कि इस अधिनियम की प्रस्तावना की घोषणा कब की गई? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा की गई, इसीलिए अगस्त घोषणा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी एग्जाम में आया है अगस्त घोषणा कब हुई? तो ये हुई है 1917 में हुई है। और इस अधिनियम की जो रिपोर्ट्स पहली बार प्रकाशित हुई है वो प्रकाशित हुई है 1918 में, जबकि ये अधिनियम बना है 1919 में और लागू होने में इसके 2 वर्ष लग गए, यानी 1919 का अधिनियम का लागू कब हुआ है? 1921 में हुआ। कब हुआ है? 1921 में। अब देखिए अगला प्रावधान क्या है इसमें, जो सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो आपका कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1919 का ही एक्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने दर्शाया हुआ है प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन किसे कहते हैं? जब दोहरी व्यवस्था का शासन पड़े। इसके जनक हैं कटियर्स। कटियर्स महोदय द्वैध शासन के जनक हैं। प्रांतों में द्वैध शासन कैसे लगा था? तो इसमें 2 विषय रखे गए थे, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय पे कानून कौन बना सकता था? ला कौन बना सकता था? तो कानून मंत्री बना सकता था। जबकि हस्तांतरित विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी को। इसलिए इसको द्वैध शासन या दोहरा शासन कहा जाता है। अगला प्रावधान 1919 का देखिए, केंद्रीय विधान मंडल जो था उसको द्विसदनात्मक बनाया गया। मतलब वहाँ क्या हो गए? 2 हाउस हो गए, 2 सदन हो गए। उसके नाम उस समय क्या क्या रखे गए थे? तो याद रखिएगा जो है विधानसभा, जो निम्न सदन था, जो छोटा सदन था, उसको बोला जाता था विधानसभा, और जो उच्च सदन था वो बना, उसका नाम था राज्य परिषद। राज्य परिषद को उच्च सदन बोला गया। आज भी यही व्यवस्था है, आज थोड़ा नाम चेंज हो गया है, आज लोकसभा और राज्यसभा नाम है, लेकिन पहले 2 सदन जब बने थे ये नाम था। अगला प्रावधान हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्या है, प्रांतीय विधानमंडल के कुछ सदस्य प्रत्यक्ष चुन के आने लगे। जो प्रांतीय विधानमंडल था वहाँ कुछ सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई है, तो याद रखिएगा 1919 के एक्ट के तहत ही ये शुरुआत हुई है। अब देखिए इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। जैसा कि आपको पता है कि 1909 के एक्ट में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी, उसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ उसका विस्तार किया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। किसके लिए किया गया है? तो याद रखिए सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई
और यूरोपियन, इन चारों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। किस एक्ट के तहत? तो 1919 के एक्ट के तहत अपनाई गई। प्लस इसी एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई। भारत का एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कहाँ? इंग्लैंड में। किस एक्ट था? तो 1919 के एक्ट के तहत। और अगली खास बात इस एक्ट में थी, इसी एक्ट द्वारा सबसे पहले भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया। लेकिन आगे जब इसका थोड़ा सा विकास हुआ तो उसके लिए ली आयोग गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 1923 में। और इसकी रिपोर्ट पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन सर्वप्रथम 1926 में हुआ था। अब देखिए, जो एक्ट आया था इसकी समीक्षा के लिए ये प्रावधान किया गया था कि 10 साल बाद जो है एक आयोग हम लोग गठित करेंगे, वो आके समीक्षा करेगा कि इसमें जो चीज़ें जो टारगेट किया गया था वो सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ 10 वर्ष बाद 1919 के एक्ट की समीक्षा एक आयोग द्वारा की जानी थी। तो 10 वर्ष बाद यानी 1929 में आयोग बनना था, आना था, लेकिन समय से पहले ही बन गया। उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? 1927 में हुआ है। देखिए, इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। श्वेत कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। ये साइमन कमीशन गठन 1927 में होता है, लेकिन आता कब है भारत? 1928 में आता है। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। वहाँ इनका एक प्रसिद्ध कथन आता है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेंगी। ठीक है। अब जो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, इसी के आधार पर भारत में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं ताकि भारत में भारतीयों के सहयोग से यहाँ शासन चलाया जा सके, आपस में बैठ के बातचीत किया जा सके। इसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। उनकी डेट भी देख ले लीजिए। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। इसमें याद रखिएगा कि कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी। कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये आपका 1919 के एक्ट के बारे में मेन प्रावधान मैंने आपको बता दिया। के संवैधानिक विकास के क्रम में आज का हम लोग का एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे। यहाँ मैंने प्रावधान सब लिख लिए हैं। देखिए, जो इसमें विशेषता इसकी क्या थी? सभी पारित अधिनियमों में सबसे बड़ा एक्ट था। अब तक जो भी अधिनियम पारित हुए थे उसमें सबसे बड़ा एक्ट 1935 का ही अधिनियम था। और जो हमारा संविधान बना है उसमें का 75% हिस्सा यहीं से लिया गया है। और ये कब तक लागू रहा? 25 जनवरी 1950 तक ये 1935 का अधिनियम लागू रहा। फिर इसमें कुछ बातें संविधान में ली गई थी, तो जब संविधान लागू हुआ तो ये लागू हो गया उसके साथ में। अगला देखिए, सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत ही सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संघात्मक सरकार की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो 1935 के एक्ट के तहत। अब देखिए, इसमें संघात्मक सरकार के लिए इन्होंने प्रोसीजर क्या क्या किया है। इन्होंने संघ सूची बनाई, उसमें 59 विषय उस समय रखे थे। फिर प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे थे। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे थे। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं जो बच जाती थीं वो किसके अधिकार क्षेत्र में चली जाती थी? गवर्नर जनरल के। कुल मिला के ये याद रखेंगे कि 1935 के एक्ट के तहत संघीय सरकार की नींव डाली गई। अगला इसमें नियम है फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना। 1935 के एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसलिए हुई क्योंकि भारत को एक राज्यों का संघ मान लिया गया था, इस एक्ट द्वारा बना दिया गया था। लेकिन ये जो न्यायालय था, संघीय न्यायालय, इसमें अंतिम अपील के लिए प्रीवी काउंसिल में अपील करनी पड़ती थी। ये प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? तो प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड का उच्च सदन था। वहाँ जो संसद थी उसका उच्च सदन प्रीवी काउंसिल कहा जाता था और यहीं हमारे संघीय न्यायालय की अपील होती थी। अगला प्रावधान 1935 एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैत प्रणाली समाप्त की गई। प्रांतों में जो द्वैत शासन इससे पहले एक्ट में मैंने बताया था आपको, प्रांतों में वो सिस्टम को ख़त्म किया और प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन द्वैत शासन प्रणाली कहाँ लागू कर दी गई?
केंद्र में लागू कर दी गई। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के तहत लगाई गई, तो वो 1935 के एक्ट के तहत लगाई गई। या क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों को स्वायत्तता किस एक्ट के तहत दी गई, तो 1935 के एक्ट के तहत ही दी गई। अगला प्रावधान देखिए, अब चूंकि यहाँ स्वायत्तता दे दी है तो इसलिए प्रांतों में ये एक्ट 1937 में लागू होता है। अब इसी के तहत 11 प्रांतों में चुनाव संपन्न होता है। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में। इन चुनावों में 6 प्रांतों से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है कांग्रेस, प्लस 2 प्रांतों में वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहती है, अतः वहाँ गठबंधन सरकार बनाती है। अतः अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कांग्रेस ने कितने जगह सरकार बनाई, तो याद रखिएगा टोटल 8 जगह सरकार बनाई। अपने दम से कितनी जगह सरकार बनाई, तो 6 जगह बनाई थी। ये भी याद रखिएगा कि इसी चुनाव में पहली बार कुछ महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन महिलाओं को पूर्ण मताधिकार 1950 में मिला। अगली बात करते हैं, 1935 के अधिनियम के तहत ही हरिजन, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो इन तीनों को पृथक निर्वाचन किस एक्ट के तहत मिला है, तो 1935 के एक्ट के तहत मिला था। 1935 के एक्ट के तहत ही भारत के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना की गई। और ये संघ लोक सेवा आयोग क्या करता था, तो पूरे भारत के लिए बड़ी पोस्टों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं संपन्न कराता था। इसकी स्थापना की गई 1935 के एक्ट के तहत। अगला देखते हैं, अगला प्रावधान क्या था। वर्मा जो एक देश है, इसको 1935 के एक्ट के तहत ही 1937 में भारत से पृथक किया गया। अगला प्रावधान, इस एक्ट को आरक्षण एवं संरक्षण का एक्ट भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि आरक्षण एवं संरक्षण का एक्ट किसे कहते हैं, तो वो 1935 के एक्ट को भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बातें कही हैं जो एग्जाम में आती हैं। पहला उन्होंने कहा 1935 के एक्ट को गुलामी का नया चार्टर। फिर उन्होंने इसी एक्ट को इंजन रहित रेलगाड़ी व ब्रेक रहित इंजन भी कहा। इन तीनों में से कोई भी कथन पूछता है तो जवाहरलाल नेहरू का है। किस एक्ट के विषय में इन्होंने कहा है, तो 1935 के एक्ट के बारे में कहा है। अब लास्ट एक कथन इस एक्ट के बारे में जिन्ना का है। जिन्ना ने इस एक्ट को सड़ा हुआ एक्ट बताया। 1935 के अधिनियम को इन्होंने सड़ा हुआ एक्ट बताया।